दोस्तों वर्तमान में जैसी भी परिस्थितियाँ चल रही है उसके चलते आपकी सीटेट की परीक्षा डिले तो हो ही गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सीटेट की परीक्षा होगी नहीं। आपको निश्चित रूप से भविष्य में सीटेट की परीक्षा देखने को मिलेगी। इसी के चलते अगर आपने सीटेट में, चाहे हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, यदि आपने उसमें भाषा में संस्कृत भाषा का चयन किया है, चाहे लैंग्वेज 1 में संस्कृत भाषा का चयन किया है, चाहे लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत भाषा का चयन किया है, तो आज की इस वीडियो में हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप ये मत सोचना अगर मान के चलो आपने पेपर 1 में संस्कृत भाषा का चयन किया तो आप पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर क्यों सोल्व होते हुए देखना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों जो सिलेबस है वो सेम का सेम है बिल्कुल। चाहे हम पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, बिल्कुल सेम सिलेबस है। किसी भी लैंग्वेज का अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, उर्दू, जितनी भी हमारी 22 भाषाएं, सबका सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने पेपर 1 के लिए अप्लाई करा है तो आप पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर सोल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आपने पेपर 2 के लिए अप्लाई करा तो पेपर 1 का भी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व होते हुए देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कि पेपर 1 है तो इसमें थोड़ा सा लेवल लो आएगा, मतलब लैंग्वेज का। और संस्कृत की अगर हम मेन से संस्कृत की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो आपका लैंग्वेज है वो थोड़ा सा सरल आएगा, और जो पेपर 2 का उसका थोड़ा सा कठिन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम के ऊपर बात है दोस्तों। कई बार क्या होता है, पेपर 1 का जो होता है, जो आपकी लैंग्वेज में आप संस्कृत लेते हैं वो टफ होता है पेपर 2 की अपेक्षा, और कई बार पेपर 2 टफ होता है पेपर 1 की अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें कोई निर्धारित नहीं कौन सा आपको टफ देखने को मिलेगा, लेकिन सिलेबस सेम है, इसलिए आप किसी का भी क्वेश्चन पेपर सोल्व होते देख सकते हैं, चाहे हम पेपर 1 की बात करें फिर पेपर 2 की बात करें। इसमें मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपने लैंग्वेज 1 में अगर संस्कृत लिया फिर लैंग्वेज 2 में लिया तो इसमें भी आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सिलेबस सेम है आपका, ठीक है। तो इसमें भी आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं सोल्व होते हुए, तो इसमें भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों एक फ़र्क है बस दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर पेपर 1 या फिर पेपर 2 में हम लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में अपने संस्कृत भाषा लिए तो बस उसमें आपको केवल एक फ़र्क देखने को मिलेगा, शायद से आप उसके बारे में जानते भी हैं नहीं भी जानते। तो मैं बता दूं, अगर आपने लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिया तो आपको एक गद्य और एक पद्य देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग आपका 15 नंबर का होता है, वैसे 15 नंबर का आपका जो गद्य पद्य या फिर गद्य आते हैं, और 15 नंबर की आपकी लैंग्वेज पेडागोजी होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो 15 नंबर का है उसमें एक गद्य आएगा, एक पद्य आएगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 में लिया, अगर आपने लैंग्वेज 2 में लिया तो दोनों आपको गद्य देखने को मिलेंगे। अब गद्य और पद्य का आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आप कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं जो उसका फॉर्मेट होता है वो गद्य में होता है, और जो कविताएं वगैरह आप पढ़ते हैं, ठीक है, श्लोक वगैरह होते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है वो पद्य में होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में एक गद्य एक पद्य, और अगर आपने लैंग्वेज 2 में अगर भाषा ली है संस्कृत तो आपको दोनों गद्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर आप देखें या फिर उन्हें सोल्व करें, आपके लिए जरूरी भी होता है, क्योंकि एक बार आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उन्हें सोल्व होते हुए देखेंगे तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको भविष्य में जो भी आपकी सीटेट की परीक्षा होगी उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम जितने भी क्वेश्चन पेपर है, वैसे तो 2018 तक के हम करेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के, और पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, सारे हो जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया दिया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चाहे आपने पेपर 1 या पेपर 2 में लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 कुछ भी लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर सोल्व होते देख सकते हैं। मैं केवल संस्कृत की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी अदर लैंग्वेज का आपका जो मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए संस्कृत के लिए वीडियो है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, और हम सारे के सारे कर देंगे। अगर आप चाहेंगे तो 2018 से पहले की भी हम क्वेश्चन पेपर आपके लिए संस्कृत के सोल्व करके दे देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमने टारगेट लेके चले हैं वो 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1 और पेपर 2, जितने भी संस्कृत के क्वेश्चन पेपर है सभी के सभी को हम सोल्व करेंगे। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज, जो भी हमारा लैंग्वेज का सिलेबस है संस्कृत का, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊँगा सारे के सारे टॉपिक्स आपको, कैसे ग्रामर के कैसे क्वेश्चन है, किस किस तरह के प्रत्यय आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको पैसेज सोल्व करने, किस तरह की लैंग्वेज पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, उन्हें कैसे सोल्व करना है, किस तरह से संस्कृत की हिंदी आपको बनानी है, कुछ ट्रिक्स भी आपको मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम अभी क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे सारे के सारे, इसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप ये बिल्कुल आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, आपके संस्कृत में खराब नंबर आएंगे, आप काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अब दोस्तों मैं इसमें बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं बता सकता इतने से इतने प्राप्त करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है, ठीक है। कोई जल्दी सीख जाते हैं, कोई कम जल्दी सीखते हैं, और आप शिक्षक है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफर्म नहीं है, तो मेरा ये मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर है। बाकी दोस्तों आपकी उस पर मेहनत है। और एक और बात, मैं इसमें सारे के सारे जो भी अगर आप थोड़ा लेट से इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, जितनी भी संस्कृत से रिलेटेड वीडियो हम सीटेट संस्कृत से रिलेटेड वीडियो डालेंगे सबके लिंक मैं आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सभी के ना भी दे पाऊँ तो दोस्तों सारी की सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी, मतलब जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
जाएंगे तो कुछ वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप उन लिंक पे क्लिक करोगे, जो भी वीडियो देखोगे उसके नीचे कुछ वीडियो उसके संस्कृत के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारी की सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप अगर लेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, पहले सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे 2018 तक के, और काफ़ी सारे हो जाएंगे क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के करेंगे। और इसके बाद अगर आप चाहेंगे, अगर आपके कमेंट वगैरह आते तो 2018 से पहले के भी जब तक आप कहेंगे तो वो भी सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास समय बचता है, अगर हमारे पास समय नहीं बचता है तो हम क्या करेंगे, अपने 2018 तक के क्वेश्चन पेपर सोल्व करके इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस है पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड पर उसे डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा आपको सिलेबस अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अब दोस्तों इतनी मेहनत करेंगे तो इसलिए आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, आप इस वीडियो को जो भी जिन भी आपके मित्रों ने, सखियों, सहेलियों ने या फिर परिवार के किसी मेंबर ने, जो भी आपका रिलेटिव है, अगर उसने संस्कृत भाषा का चयन किया तो उन सभी को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ, ये है आपका 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था 2019 में, वो वाला क्वेश्चन पेपर है। और ये मैं बता दूँ ये पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो इसे आज की वीडियो में हम सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर से ही आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ना एक गद्यांश देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका पूरा पूरा गद्यांश है पढ़ना है, इसमें से जो इनमें क्वेश्चन वगैरह पूछे गए इनके आंसर करने हैं आपको। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है दोस्तों, यहाँ पे ना आपको हिंदी बनाने में समस्या आती है इसकी। तो वैसे तो जो आगे हम वीडियोज़ में ट्रिक की बात करेंगे उसमें मैं आपको ट्रिक्स बता दूँगा किस तरह से कम समय में आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के समय आपके पास समय है तो इस बार एक बार डिटेल में इसमें चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों ये वीडियो शायद से थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इसको वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपका कुछ भी समझ नहीं आएगा और मेरी भी मेहनत ख़राब हो जाएगी और आपकी भी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसको पूरा का पूरा टाइम देना है, ठीक है। अगर आप पढ़ने आए हो तो एक बार ढंग से टाइम ही दे लो, क्योंकि अगर एक शिक्षक की पढ़ाई को टाइम नहीं देगा तो फिर कौन देगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब ये देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जैसे आपके सामने ये गद्यांश आता है तो इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जितने भी इसके पैसेज के जो क्वेश्चन है ना आपको वो एक बार पढ़ लेने हैं। 7 से 8 9 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें 99 इसमें 9 क्वेश्चन पूछे आपसे, तो 9 के 9 आपको स्टार्टिंग में पढ़ लेने, एक बार नज़र मारने में। ये नहीं कह रहे इन क्वेश्चन को याद करोगे, क्योंकि आपके पास समय कम होता है और फिर जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 के 9 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये जो गद्यांश है पढ़ना स्टार्ट करना। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी अभ्यर्थी संस्कृत विषय का चयन कर रहा है सीटेट में, तो ये मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ कि उसे हिंदी तो जरूर आती होगी जब भी उसने संस्कृत ली है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको हिंदी आती है, देखिए अगर आपको शुद्ध हिंदी आती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको नॉर्मल भी हिंदी आती है, जो वार्तालाप वाली हिंदी होती है, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपना अध्ययन हिंदी भाषा में करा तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें देखिए, अब आपको जब गद्यांश आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहे उसे छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो हिंदी के ही होंगे, मतलब हिंदी से मिलते जुलते होंगे और वैसे एक्चुअल में हिंदी के वर्ड है। अगर मूल से देखा जाए तो संस्कृत के वर्ड है, लेकिन बाद में जब हिंदी आई तो फिर हिंदी के वर्ड आप मान सकते हैं। तो आपको जो वर्ड समझ नहीं आ रहे उसे छोड़ दो, बाकी जो वर्ड समझ आ रहे हैं मतलब हिंदी के जो वर्ड है वो कर लो, उससे भी आप इसकी वो कर लोगे, हिंदी बना लोगे। अब दोस्तों इसमें ये तो है नहीं आपको अनुवाद करना है, इसका अनुवाद में तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी सारी गलती होती है अगर आप ये ट्रिक अपनाते तो, क्योंकि आपको सिंपल क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन है इनके आंसर करने हैं। अगर आप एक बार हिंदी बना लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे आपको इनके आंसर करना, ठीक है। तो समस्या यही होती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हिंदी बनानी है। अब दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा इस गद्यांश को, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपको स्पीड में पढ़ना है, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं इसे धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, अस्मिन ब्रह्मांडे बहुनी ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, ठीक है। अब ये देखिए, आपको अगर अस्मिन समझ नहीं आ रही, से छोड़ दो। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो आपको समझ आ रहा है, तो हिंदी वर्ड है। बहुनी, इसमें बहु का मतलब बहुत से होता है, ठीक है। ग्रह नक्षत्राणि, ये भी आपको ग्रह नक्षत्र भी समझ आ रहा है। तो सिंपल है, आपने 3 वर्ड पकड़ ली इसमें, ठीक है। तो ब्रह्मांड, बहुत, ग्रह नक्षत्राणि, ठीक है। बहु को मैंने बहुत बोल दिए हैं, वैसे उसका मीनिंग भी यही है। तो ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्राणि, ग्रह नक्षत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको हिंदी बनानी है। जो वर्ड आपको समझ आ रहे हैं, मतलब जो हिंदी से मिलते जुलते वर्ड है, उनको तो सिंपल आप हिंदी कर ही लोगे, और बाकी जो समझ नहीं आ रही उन्हें छोड़ दो, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग वाला बना लिया, अब अगला देख लेते इसमें अगली लाइन के, आकाशे मंगलम बुध गुरु आदिशु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्य अपि एकम नक्षत्रम अस्ति, ठीक है। अब ये देखिए इधर क्या, आकाश में, ठीक है। आकाश से आकाश, आसमान, मंगल बुध गुरु आदि शु, मतलब मंगल बुध गुरु आदि या फिर इत्यादि, ग्रह नक्षत्रेषु, ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सिंपल, इधर आकाश में, इसकी आकाश की आपने हिंदी बना ली, आकाश मतलब आसमान, मंगल बुध गुरु, ये तो आप जानते हैं नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इत्यादि आदि कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। ग्रह नक्षत्र आपने सूर्य, अभी सूर्य लगा लिया। अभी अगर आप समझ नहीं आ रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूर्य तो समझ आ रहा है, यहाँ तो सूर्य पकड़ लीजिए। यहाँ एक नक्षत्रम अस्ति, एकम नक्षत्रम, ठीक है। एक नक्षत्र, अस्ति का मतलब तो सबको पता ही है। इधर ये देखिए दोस्तों, इधर मैं बता दूं, अस्ति का मतलब होता है, और अगर अस्ति का बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो संति होता है वो, ठीक है। तो ये दो वर्ड आप पकड़ लेना, अस्ति का मतलब है, संति का मतलब भी है होता है, लेकिन ये बहुवचन में होते हैं। देखिए इधर लिख रखा है ना बहुवचन, यहाँ एक नक्षत्र की बात की जा रही है, एकम नक्षत्रम अस्ति, मतलब सूर्य भी एक नक्षत्र है, ठीक है। एक की तो इसलिए अस्ति लगा दिया। इधर ग्रह नक्षत्राणी मतलब बहुनी, बहुत सारे ग्रह नक्षत्राणी, अस्ति नहीं इधर इसलिए संति लगाए। तो बहुवचन के प्रयोग में संति लगाएंगे और एक वचन के प्रयोग में अस्ति लगाएंगे, ठीक है। तो वैसे बेसिकली इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आपने इसकी भी हिंदी बना लिया। अब अगला देख लेते, अस्य प्रकाशन एवं पृथ्वी चंद्राद्य प्रकाशन्ते। तो इसमें भी अस्य समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो इसे। प्रकाशेन एवं पृथ्वी चंद्राद्य प्रकाशन्ते, ठीक है, चंद्राद्य। तो इसमें प्रकाश आपको समझ आ रहा है, एवं भी आपको समझ आ रहा है, पृथ्वी भी समझ आ रहा है, प्रकाशन्ते मतलब प्रकाश फैलाती है, ठीक है। तो इसके कारण ही पृथ्वी प्रकाशते, मतलब पृथ्वी में जो प्रकाश है वो सूर्य के कारण ही होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी हिंदी बना लीजिए। एक बार दोबारा से दोस्तों मैं आपको याद कराना चाहूँगा, आपको इसमें बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं देना है, आपको फटाफट से करना है। मुझे इसलिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इधर, ठीक है। वैसे आपको अगर जोन सी लैंग्वेज नहीं आती तो अगर आप उसे पढ़ोगे तो एक तरह से खुद को आपको समझाना ही होगा उधर जब आप सीटेट का एग्जाम देने बैठोगे, लेकिन जल्दबाजी में आपको गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, कहीं सारी की सारी मिट्टी खराब हो जाएगी, मतलब जितनी मेहनत है सब मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इधर तक हमने हिंदी कर ली इसकी। अब अगला देख लेते हैं, नक्षत्र में तत् ऊर्जस्य महास्त्रोतः अस्ति, ठीक है। तो नक्षत्र में ऊर्जा का महास्रोत है, ठीक है। तो ये जो नक्षत्र है सूर्य है, इसमें ऊर्जा का महास्रोत जो वो सूर्य ही है। पृथ्वी पे जो ऊर्जा का महास्रोत है, मतलब जहाँ से पावर आती है, मतलब प्रकाश आप बोल सकते हैं जिससे पावर आती है, तो ऊर्जा का जो महास्रोत क्या है वो सूर्य ही, ये वाला नक्षत्र है सूर्य नक्षत्र। तो अगला वर्ड देख लेते हैं दोस्तों, वैज्ञानिकाः अस्य ऊर्जसम प्रति विशेषण उन्मुखाः सन्ति। तो मतलब इसका ये कि वैज्ञानिकों के समक्ष भी इसकी ऊर्जा की विशेषता है, ठीक है। मतलब इससे भली भांति परिचित है वैज्ञानिक इसकी ऊर्जा की विशेषता से, किसकी, सूर्य की। मतलब इसमें आध्यात्मिक पक्ष नहीं, इसमें वैज्ञानिक पक्ष भी यकीन रखता है, ठीक है। तो इतना तो आप नहीं सोचोगे, ठीक है। आपको सिंपल हिंदी बनानी है, ठीक है। तो आपको ये दिख जाएगा, वैज्ञानिक आपको यहाँ से पकड़ना है, वैज्ञानिक के बारे में हो रहा है, ऊर्जा का आपको पता चल गया। प्रति आप जानते ही हैं, विशेषण मतलब विशेषता, उन्मुखा मतलब समक्ष, और संति मतलब है, ठीक है। ये सारे के सारे हिंदी वर्ड है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। सूर्य संसारस्य प्रकाशकः, सिंपल है, सूर्य संसार का प्रकाश का है, मतलब प्रकाश जो फैलाता है संसार में वो सूर्य ही है। अगला देख लेते हैं, अस्य उष्मणः अधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा अनाधिक्येन च शरद हेमंत शिशिराश्च ऋतवः भवन्ति। तो बता दिए इसमें जो उष्मा है, जो मतलब इसमें गर्माहट है, या फिर जो इसमें आप मान सकते हैं कि जो इसकी किरणें, जो ताप है इसके अंदर, उसके अधिकेन, उसके आधार पर ही वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आती है, ठीक है। बाकी अनाधिकेन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो बाकी आपकी बची हुई ऋतु हैं, जैसे शरद हो गई, हेमंत हो गई, शिशिर हो गई, ठीक है। तो इसके कारण ये भवंती मतलब होती हैं, ठीक है। तो इधर ऋतुओं का जिक्र करा है। अब ये देखिए दोस्तों, सारा का सारा उसका ही नहीं है, आपका संस्कृत आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। साइंस के आ जाते हैं, जैसे ऋतुओं के बारे में बता दिया, तो साइंस में भी आपने ऋतुएं पढ़ी होंगी, ठीक है। बाकी इधर नक्षत्र वगैरह के बारे में बता दिया। नक्षत्र मतलब दोस्तों ग्रह जो होते हैं, सोम मंगल बुध, ठीक है। तो आपने साइंस या ज्योग्राफी वगैरह में आपने पढ़े होंगे। तो इधर तक आपने हिंदी कर ली इसकी। अब अगला देख लेते, जीवनानाम स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवना नाम, ठीक है। अब मतलब जो स्वास्थ्य है हमारा जीवन में, जो स्वास्थ्य होता है, चाहे हम मानव जाति की बात करें, किसी की बात करें, जो भी पृथ्वी पे सजीव वस्तु हैं, जीवना नाम है ना, जीवन की बात कर दी है इन्होंने। तो जो भी सजीव वस्तु जिनके अंदर भी जीवन है, तो उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूर्य, ठीक है। तो इधर सिंपल आपने कर लिया, जीवना नाम स्वास्थ्याय अपि सूर्य से महती भूमिका अस्ति। बिल्कुल सिंपल हिंदी वर्ड है, कहीं भी इंग्लिश नहीं है, वो सॉरी संस्कृत का कोई डीपली इसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो जीवन का जीवना नाम मतलब जीवन, स्वास्थ्य आप इधर से ले सकते हैं। अपि आपको समझ नहीं आ रही, से छोड़ दो। सूर्य का मतलब सूर्य महती भूमिका अस्ति। महती तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मतलब महती आवश्यकता है, उस कार्य की आपको महती आवश्यकता है, वह महती सुंदर है। तो महती का मतलब बहुत आप इधर मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप शुद्ध हिंदी जानते होगे तो इस वर्ड से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया है। अगला देख लेते हैं, कातिप्याः योग क्रियाः अस्या तपे एव क्रियन्ते। कुछ योग क्रिया हैं जो वो इसके तप के द्वारा ही की जाती हैं। किसके तप के द्वारा दोस्तों? सूर्य की बात की जा रही है, ठीक है।
तो आप देख लेना, कातिप्य आपको समझ नहीं आ रही, से छोड़ दो। योग क्रिया आपको समझ आ रहा होगा, योग क्रिया अस्या तपे, अस्या तपे, तप का मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है, जो सूर्य का ताप होता है, एव क्रियन्ते, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, तप का मतलब दोस्तों इधर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब जो पावर होती है उससे भी आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो इधर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जैसे कि आप सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं, योग क्रिया होती है, ठीक है, उससे शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं लोग सूर्य नमस्कार। तो उसमें कुछ 12 के आसपास आसन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो करने होते हैं। तो सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, तो ये वाली एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी योग क्रिया होती हैं, बहुत सारी नहीं, लेकिन काफ़ी योग क्रिया होती हैं जो सूर्य के द्वारा ही की जाती हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दी सूर्य नमस्कार आपको, ठीक है। अब इसकी भी आपने हिंदी बना ली। अब अगला देख लेते हैं, ऋषि है अर्थ अथर्वर्ण, अथ ये क्या है, अथर्वर्ण मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः शिरोवेदनां दूरीकर्तुं शक्यते। अब इधर देखिए दोस्तों, ऋषि ऋषि, ठीक है, अथर्वर्ण आपको नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिए इसे, मते मते भी छोड़ दीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से इसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। उदीयमानस्य, ठीक है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा। सूर्यस्य, सूर्य आपको समझ में आ गया। रश्मिभिः शिरोवेदनां दूरीकर्तुं शक्यते। तो सिंपल है दोस्तों इसका, आप ये देख लो, शिरोवेदना इधर आपने पकड़ लिया। वेदना का मतलब क्या होता है, पेन, जो दर्द होता है, ठीक है। शिरो का मतलब सिर ही होता है, तो सिर दर्द की बात की जा रही है इधर, ठीक है। तो सूर्य से, अब ये रश्मि भी, रश्मि का मतलब दोस्तों अगर आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आप शुद्ध हिंदी जानते होंगे तो आपको पता होगा, जो किरण का जो पर्यायवाची है वो रश्मि होता है, किरणें होती हैं जो सूर्य की, ठीक है, तो उसका पर्यायवाची रश्मि होता है। तो जो सूर्य की किरणें हैं उससे शिरोवेदना भी दूरी कर्तुम शक्यते, उससे शिरोवेदना भी दूर की जा सकती है। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकम उपकारकः। अब इधर क्या है ये देखिए दोस्तों, इसलिए अतः मतलब इसलिए प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकृति जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा रूपेण मतलब एज ए डॉक्टर भी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य अस्माकम उपकार का, तो अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो उपकार करता है, जो हमारा कल्याण करता है, वो क्या है, सूर्य है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरियाज, अभी हाल फिलहाल में आप कोरोना वायरस से तो भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। तो कोरोना वायरस का तो ठीक पूरी तरह से सूर्य तोड़ नहीं कर पाए, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे वायरस, काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया हमारे वातावरण में होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका हमें पता भी नहीं चलता। अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं हो तो दोस्तों पता नहीं कितने सारे बैक्टीरिया, फिर कितने सारे वायरस आ जाए, एक ने हमारी हालत ख़राब कर रखी है। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। तो इधर देखिए शारीरिक शास्त्र, आप इधर ले सकते हैं शारीरिक मतलब फिजिकल शास्त्र, मतलब आप एजुकेशन से ले सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन के अनुसार वैसे शारीरिक शास्त्र ही आपको पढ़ना है इधर ये, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से बता रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन या फिर आप जो शारीरिक मतलब जो स्वस्थ रहने की जो शिक्षा है, तो उसके अनुसार क्या बोला गया है कि सूर्य रश्मि सेवनम, सूर्य से रश्मि का मैंने बता दिया किरणें, तो सूर्य की किरणों का जो सेवन। अब ये देखिए दोस्तों, सेवन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे कोई मांसाहारी भोजन का सेवन करता है, कोई शाकाहारी भोजन का सेवन करता है, ठीक है। तो सेवन से आप भली भांति परिचित होंगे। तो इससे क्या होगा, सूर्य से रश्मि सेवनम मतलब अगर सूर्य की किरणों का जो सेवन करता है, सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। तो रूपेण तो मतलब रूप हो गया, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल है। तो अगर कोई सूर्य की किरणों का सेवन करता है तो उसे सूर्य स्नानम मतलब वो सूर्य द्वारा नहाया गया है, इस रूप में प्रसिद्धि है, इस रूप में जाना जाता है, ठीक है। कितनी अच्छी बात कही। अगर किसी ने सूर्य की किरणों का सेवन करा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसने सूर्य द्वारा नहा लिया हो, जैसे जल स्नानम होता है, तो इस तरह से सूर्य स्नानम उसे हम बोल सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं, पादपा नाम वनस्पति नाम विकासोपि सूर्य शोमाणम विना न संभवती। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात कही इधर, ठीक है। वनस्पति नाम, पादपा नाम अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा छोड़ दो, वनस्पति आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वनस्पति नाम विकासोपि सूर्योष्माणम विना न संभवती। जो सूर्य की उष्मा होती है, जो उसके कारण ही जो हमारी वनस्पति होती है वो भी विकसित होती है, उसके बिना यह संभव ही नहीं है। तो बिना लगा रखा है ना, विना न संभवती। तो सूर्य की उष्मा के बिना हमारी वनस्पति का विकास हो यह संभव ही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी सारे आजकल तो वैसे पहले से भी है कि कुछ आपकी वनस्पति ऐसी होती है जो छाया वगैरह में भी आप रख दोगे तो भी अच्छे से फल फूल जाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो वनस्पति होती है उन्हें सूर्य के प्रकाश की जरूर आवश्यकता होती है जब भी वो विकसित होती है, ठीक है। तो ये भी आपका साइंस का ही आ गया।
तो इधर ये वाली बात कही, अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्याधारितम एव। तो भूतल में मतलब भूतल मतलब आपकी भूमि, जमीन, या फिर आप पृथ्वी बोल सकते हैं। सर्वेषां सभी का जीवन सूर्यों पर ही आधारित है। ठीक है, सूर्य के कारण ही सब जी रहे हैं, चाहे हम किसी भी वस्तु की बात करते हैं, चाहे सजीव वस्तु की, चाहे वनस्पति की बात करें, मानव वगैरह की बात करें। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसमें तो काफ़ी टाइम लिया, लेकिन आपको मैंने बता दिए जो आपको वर्ड इसमें समझ आ रहे हैं इस गद्यांश में, उन वर्ड को आपको समझना है, उसकी हिंदी बनानी है। जो समझ नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। अगर थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो उससे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आप इनके आंसर दोगे तो उसमें थोड़ी बहुत गलती का बिल्कुल भी कोई आपको समस्या नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। हमारा जो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतवः कथम भवन्ति। तो अब देखो मैंने आपको बता दिया था ना स्टार्टिंग में कि किस तरह से इधर सारी ऋतुओं की बात की गई थी। तो वसंत ग्रीष्म वर्षा, ठीक है, तो आधिक्येन, ठीक है, तो अस्य उष्मणस्य, तो सूर्य से उष्मणस्य आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतु भवन्ति। ठीक है, तो जो ऋतु होती है वसंत ग्रीष्म वर्षा, तो कैसे होती हैं? तो सूर्य उष्मणस्य अनाधिक्येन, अनाधिक्येन तो नहीं होगा, आधिक्येन होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ही होती है। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया जब आपने हिंदी बनाई थी, बाकी उधर से भी आप इसका आंसर देख सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। किरण ही इति पदस्य समानार्थक शब्दः अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त तचित्वा लिखत। तो जो किरण का जो पर्यायवाची शब्द है, जो इससे मिलता जुलता है या फिर समानार्थक शब्द है, वो आपको बताना है। अब ये देखिए दोस्तों, किरण है आप, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया इसमें। अगर आपको नहीं पता किरण, जैसे आप पर्यायवाची नहीं जानते, वैसे तो मैंने इस गद्यांश में आपको बता दिया था। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आपको क्या देखना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। किरण की बात की जा रही है, ठीक है, तो किरण किससे निकलती हैं? सूर्य से ही तो निकलेंगी किरण, और वैसे भी यहाँ सूर्य की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो किरण सूर्य से निकलती है। अब इधर आपको देखना है सूर्य की कहाँ जोड़ा गया है सूर्य को किरणों से। अब सिंपल आप इधर देखोगे तो रज्जुना हरितैहि पितैहि, तो ये तो वर्ड इसमें यूज ही नहीं किए गए हैं हमारे गद्यांश में। ठीक है, तो ये तो हटा दो, क्योंकि अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त, इस अनुच्छेद में से चुनकर लिखना है हमें। तो यहाँ रश्मि भी का प्रयोग हुआ है, काफ़ी 2-3 जगह हुआ है। ठीक है, तो किरणों का रश्मि भी हो गया। तो आप सिंपल पकड़ोगे, जैसे कि सूर्यस्य के साथ कौन सा, रश्मि भी, शिरोवेदना दूरी कर तुम शक्य थे। तो सूर्य के साथ किरणों का प्रयोग होता है, सूर्य की किरण। ठीक है, तो इधर रश्मि भी का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपको देखना है इधर। तो किरणें मतलब रश्मि भी, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपकारम करोति इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त तचित्वा लिखत। इसमें भी दोस्तों इस गद्यांश में से चुनकर लिखना है शब्द। ठीक है, तो उपकारम करोति इत्यस्य कृते, इसके स्थान पर कौन सा शब्द यूज किया गया? इत्यस्य कृते कः शब्दः। ठीक है, तो आपको बताना। तो उपकारम का मतलब तो उपकारी होता है, तो सिंपल है आपका। ठीक है, तो इधर ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं एकदम से आइडिया लगा पा रहे तो एक बार गद्यांश में आपको पता ही है कि उपकार का प्रयोग किया गया है। मतलब सबका उपकार कौन करता है? सूर्य करता है। इधर आया था कहीं वर्ड हो। ठीक है, तो उपकार का इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। इधर मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए दोस्तों, इधर दिखा रखा था प्रकृति चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकम उपकारकः। ठीक है, तो आप तो एक ये दे सकते हैं। ठीक है, खुद से माइंड लगा कर सकते हैं तो कर देना। बाकी आपको ट्रिक मैंने बताई दी। ये 3 वर्ड इसमें यूज ही नहीं करे गए, एक ही वर्ड यूज करा गया उपकार का। उपगंगम यूज नहीं किया गया, अनुदिनम भी यूज नहीं किया गया, अनुपकारकः भी यूज नहीं किया गया इसमें। ठीक है, तो एक ही वर्ड यूज किया गया। और वैसे भी इसमें से चुन के लिखना है, तो आपका ये वर्ड सही है। और वैसे भी उपकार का मतलब भी आपका उपकार का ही होता है। ठीक है, इसमें विलोम वगैरह कुछ नहीं पूछा है इसमें। अब अगला देख लेते हैं। सूर्य से रश्मि सेवनम किम नामना प्रसिद्ध। तो मैंने आपको बताया था जो सूर्य की किरणों से सेवन करता है, क्या बोलते हैं उसे? सूर्य स्नान बोलते हैं। ठीक है, इधर चंद्र स्नान तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि चंद्र की तो यहाँ बात ही नहीं की गई है। एक ही जगह वर्ड आया है चंद्र, लेकिन उसे छोड़ दें, चंद्र स्नानम की बात नहीं की गई। अगर आप गद्यांश देखोगे तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि शारीरिक शास्त्रे सूर्य से रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। ये ठीक है लिख रखा है। तो सूर्य स्नानम इसका, ठीक है, चंद्र होगा नहीं, इसका जल की यहाँ बात नहीं की गई। दधी स्नानम, दधी का मतलब दोस्तों दही से होता है। अब दही से कौन नहाता है? चलो कोई नहीं, नहाते होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, ह्रासोऽपि इत्यस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त तचित्वा लिखत। प्रयुक्तः तचित्वा लिखत।
तो इसका विलोम लिखना है, ठीक है। आपको हरास का मतलब क्या होता है, किसी को आपने हरास पहुँचाई, किसी को हानि पहुँचाई है, या किसी का आपने बुरा कराया तो वो हराश होता है, ठीक है। तो इसका विलोम लिखना है, इसका उल्टा लिखना है, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, इसका पॉजिटिव लिखना है हमें। तो हरास का क्या होगा, विकास, हाँ विकास ही होगा इसका, ठीक है। क्योंकि जो इसमें आपको वर्ड लिखने हैं, इसमें अनुच्छेद में से, यहाँ भी आपको देखो मेंशन कर रखा है इन्होंने कि इस अनुच्छेद में से चुन कर लिखना है। तो हरास और विनाश तो एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। उद्धारोपि, उद्धार भी हो सकता है इसका, ठीक है। हरास का मतलब उद्धार हो सकता है, ये बिल्कुल इसका आप बोल सकते हैं विलोम होगा, क्योंकि ये हानि पहुंचाना है और उद्धार करना लाभ पहुंचाना है, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, परोपकार करना वगैरह, ठीक है। अनुद्धार ये भी नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। उद्धार और अनुद्धार ये एक दूसरे के विलोम है, और विनाश और विकास ये एक दूसरे के विलोम है। और ये हरास भी दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे पूछा गया है। तो हरास दोस्तों, ये दो नेगेटिव वर्ड तो आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि हरास भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब आपको हिंदी जानते होंगे, हरास का मतलब हानि पहुँचाना होता है। तो विनाश और अनुद्धार तो होगा ही नहीं, पर ठीक है, आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा डेफिनेटली, कि उद्धार भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है। लेकिन ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा आपका दोस्तों, साफ साफ मेंशन किया गया है कि इस अनुच्छेद में से लिखना है। तो उद्धारोपि तो कहीं भी वर्ड यूज ही नहीं किया गया इस अनुच्छेद में, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये बाकी भी 3 वर्ड इसमें यूज नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको साफ साफ पता चल जाता है कि इनमें जो बाकी 3 वर्ड यूज नहीं किए गए और हमसे पूछा गया इस गद्यांश में से चुनकर लिखना है, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके भी राइट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसे 2 वर्ड दे देंगे इन ऑप्शंस में, जो दोनों वर्ड इस गद्यांश में यूज हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा फिर माइंड लगाना पड़ेगा, जो भी आपने इसका हिंदी बनाई है, जो भी आपने इसे अच्छे से पढ़ा है, तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो अगर बाकी तीनों वर्ड अलग है तो आंख बंद करके राइट लगा देना है आपको। 95 भी हो गया हमारा। अब अगला देख लेते हैं 96। कुत्र बहुनी ग्रह नक्षत्राणि संति, तो स्टार्टिंग की लाइन थी ब्रह्मांड में बहुनी नक्षत्राणि संति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। बाकी 3 वर्ड शायद से नहीं है इसमें, ग्रह तो एक बार के लिए यूज हो भी गया होगा, लेकिन नदी और सागर तो शायद से यूज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसका स्टार्टिंग की लाइन है, आप देख लोगे, आज ये रही, अस्मिन ब्रह्मांडे बहुनी ग्रह नक्षत्राणि संति, तो इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सूर्य किम अस्ति, तो सूर्य क्या है इधर, तो पुष्प तो हो नहीं सकता सूर्य, फूल, पर्वत भी नहीं हो सकता, ठीक है। नक्षत्र, इसमें गद्यांश में नक्षत्र की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। इसमें लिखा था ना ऊपर एक लाइन में, सूर्य अपि एकम नक्षत्रम अस्ति, तो ठीक है। तो ये 1 हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला देख लेते हैं, प्रकाशिता भवन्ति इत्यस्य कृते अनुच्छेदस्मिन् कः शब्दः प्रयुक्तः तचित्वा लिखत, तो इसमें भी यही है कि प्रकाशिता, इस वर्ड के यूज पर इस गद्यांश में जो हमने ऊपर पढ़ा है, या फिर जो अनुच्छेद हमने ऊपर पढ़ा है, उसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया है। तो प्रकाशिता के स्थान पे, प्रकाशिता देखो आपको सिंपल समझ आ रहा है, प्रकाश फैलाना, तो प्रकाशंति इसकी जगह यूज किया गया है, ठीक है। बाकी आपके 3 वर्ड तो पूरे गद्यांश में आए ही नहीं, ठीक है। तो वही वाली ट्रिक लगानी है, अगर 3 वर्ड नहीं आग बंद करके ट्रिक कर देना है। बाकी अगर 2 वर्ड हैं तो आपको देख लेना कि इसके स्थान पे प्रकाशिता का थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश फैलाना होता है, तो प्रकाश का इधर कौन सा मिलता जुलता है इससे, ये तो इत्यस्य कृत्य, तो इत्यस्य कृत्य का मतलब इसके स्थान पर, इसके लिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, सिंचती का मतलब तो सींचना होता है, जैसे फसलों को पानी के द्वारा सींचा जाता है। निंदती, निंदा करना होता है। नद्याम वहंती का मतलब होता है नदी बहती है, तो इधर 3 वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो प्रकाशिता की जगह हमारा कौन सा, प्रकाशंते वर्ड का यूज किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो अगला है हमारा ये है, सूर्य से ऊर्जसम प्रतीक के उन्मुखा संति, तो ये तो आपको पता ही था, वैज्ञानिक सूर्य से ऊर्जसम प्रतीक के ऊर्जसम प्रति उन्मुखा संति, ठीक है। तो इधर इसका आंसर है 1 सही है। बाकी विद्यार्थी, मंत्री ने और लिपिका तो 3 वर्ड का यूज किया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस तरह का कुछ भी आपसे पूछा नहीं गया कि अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त तचित्वा लिखा, ठीक है। तो इसमें आप देख लेना, बाकी इसमें जो है इस तरह का तो पूछा नहीं, तो इसलिए इसमें आँख बंद करके आंसर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन आपने वो अच्छे से पढ़ा था गद्यांश, तो उसके हिसाब से देख लो, उसमें साफ साफ लाइन लिखी गई थी कि वैज्ञानिक सूर्य से ऊर्जसम प्रति उन्मुखा संति, इधर आप देख भी सकते हैं। किधर गई, ये रहा दोस्तों, ठीक है। वैज्ञानिक अस्य ऊर्जसम प्रति विशेषणम उन्मुखा संति, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं।
अब दोस्तों इसके लिए ही मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला 99 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, ये हो गया, और आपका जैसे ये हो गया कुत्र बहुनी ग्रह नक्षत्राणि संति। तो इन क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, एकदम से आप ऊपर से छाट के लिख दोगे। इसलिए आपको जो गद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार इन्हें सारे के सारे जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें रीड करना होता है, जिससे जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आप पेंसिल तो लेके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे उसे, क्योंकि बाद में आपका समय बचेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ। बाकी आप ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन करके आप एकदम से सारे के सारे वही क्वेश्चन कर दोगे। अगर कर भी सकते हैं, ठीक है, कोई मेधावी छात्र होगा तो वो कर देगा, लेकिन अगर संख्या की बात की जाए तो मैक्सिमम अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन इसमें सरल होते हैं तो उनके तो आप आंसर कर ही सकते हैं, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इधर 99 क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं आपका 100वां क्वेश्चन। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें ना ये पद्यांश आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था गद्यांश जो कहानी का फॉर्मेट, वो गद्यांश जो कविता श्लोक वगैरह होते हैं वो आपका पद्यांश है। अब इसका आंसर करते हैं। इसका दोस्तों एक्चुअली मैं आंसर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम अभ्यर्थी क्या करते हैं, लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेते हैं। अगर वो लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेते हैं तो फिर उनके लैंग्वेज 2 में अगर वो संस्कृत लेंगे तो उसमें ये आपका पद्यांश आएगा ही नहीं, उसमें दोनों के दोनों आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे नीचे कमेंट करोगे तो मैं दोस्तों इसकी भी आगे की वीडियोज़ में हिंदी करना स्टार्ट कर दूंगा। हिंदी का मतलब इसके भी आंसर अच्छे से करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ मैक्सिमम अभ्यर्थी लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेते हैं तो उन्हें इस पद्यांश की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसे हम अभी स्किप कर देते हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसका भी आंसर करके दे दूँगा, जैसे कि मैंने आपको गद्यांश के करके बताए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक है दोस्तों, 105 नंबर तक ये वाला है। अब देख लेते हैं दोस्तों आपका 106 नंबर से। तो यहाँ से दोस्तों हमारा हो जाता है लैंग्वेज पैडागोजी स्टार्ट, ठीक है। अब मैं इसमें बता दूँ दोस्तों, जो आगे के 15 क्वेश्चन है सारे के सारे लैंग्वेज पैडागोजी होंगे। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। थोड़ी सी शायद से आपको ये टफ लगेगी, लेकिन अभी तो हमने स्टार्ट करा है ना, क्योंकि अभी हम इसके बारे में जो पैडागोजी इसमें तो बाकायदा हम अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे इसे समझेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। उसके बाद जब आप इनकी इस पैडागोजी को देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा सरल लगेगी। अभी शायद से दोस्तों आप फर्स्ट टाइम वगैरह देख रहे हैं पैडागोजी तो आपको शायद से थोड़ी सी मुश्किल लगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है अभी इसे देख के घबराना मत, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, आपको निश्चित ही दोस्तों पैडागोजी भी अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये पैडागोजी एक ऐसा विषय है जो आपके हमेशा काम आने वाला है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वही इसमें सेम जो मैंने आपको वहाँ ट्रिक बताई थी यहाँ भी करनी है, ठीक है। और वैसे इसकी हिंदी तो बहुत ही जल्दी आप बना लोगे। इसमें ना कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अभ्यर्थियों को पता तो होते हैं उसके सही आंसर, बिल्कुल अच्छे से आंसर, लेकिन ना वो बेचारे हिंदी नहीं बना पाते इसकी, या फिर जो हिंदी बनाते उसमें कहीं गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए ना इसके सही से आंसर नहीं कर पाते हो। तो इसमें आपको वही ट्रिक अपनानी है, अच्छे से सोच विचार करना है, ठीक है। और उसके बाद ही आपको इसमें देखना है। तो 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण समये शिक्षकः विज्ञान विषयात् तथा सामाजिक विज्ञान विषयात् उदाहरणानि ददाति अयम प्रविधि कथ्यते। तो मतलब जब भाषा शिक्षण, जब भाषा पढ़ा रहा है कोई शिक्षक तो है विज्ञान विषय से तथा सामाजिक विज्ञान विषय से उदाहरण दे रहा है बच्चों को, तो ये कौन सी विधि है। तो ये तो सिंपल है दोस्तों। अगर किसी अपर विषय से अगर आप कोई उदाहरण दे रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अगर लैंग्वेज अगर हम पढ़ा रहे हैं कोई, उसमें अगर किसी अपर विषय से किसी अलग विषय से आप उदाहरण दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम अपाठ्यचर्या भाषा। तो यहाँ पर तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी इसके बारे में मैंने आपको बताया भी, डिटेल से पढ़ेंगे तो सारा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी अलग विषय से पढ़ रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं अपाठ्यचर्या भाषा। इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 107 नंबर, भाषाधिगम विषये संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्यम एतद् दृढ़यति यत्। अब इसमें क्या बोल रहा है ऐसा ना कि भाषाधिगम विषय मतलब जब भाषा कोई सीखता है उस विषय में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष आप बोल दो या परिप्रेक्ष्य बोल दो इसे, ठीक है। तो उसमें क्या दृढ़, तो ऑप्शन नंबर 1 है स्वभाव निर्माण प्रक्रिया भाषा अधिगमार्थम सहायिका भवंती। तो ये तो दोस्तों चलो और ऑप्शन देख लेते हैं अभी। स्वदानाम कंठस्थकरणार्थम पुनः पुनः। ये देखिए दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या रटना, देखो कंठस्थीकरणम मतलब रटना जो होता है, रटन पद्धति का तो सब पुरजोर विरोध करते, तो इसका ये आंसर बिल्कुल का बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं तो उसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं आंसर देना है। आप पैडागोजी चाहे आप जो आपका स्टार्टिंग का 30 नंबर का पैडागोजी का पोर्शन आता है उसकी बात करें या हम लैंग्वेज पैडागोजी की बात करें, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बिल्कुल जिसका आंसर नहीं देंगे, जैसे कि बच्चों को रटवाना,
ठीक है, और या फिर बच्चों को मारना पीटना, मानसिक या शारीरिक रूप से बच्चों को क्षति पहुंचाना, तो इस तरह के तो आंसर जो आपके ऑप्शंस में होंगे बिल्कुल सरासर गलत होंगे, तो उनका आप तो किसी हालत में आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है आपको ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्या है, त्रुटीनाम शीघ्रात शीघ्रम संशोधनम करणीयम अन्यथा ताम बालान बुद्धौ स्थिरा भविष्यन्ति। ये बोल रहे हैं कि त्रुटि का जल्दी से जल्दी, जो भी बच्चे गलती कर रहे हैं उसको जल्दी जल्दी सही कर दो, जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो बच्चों की जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। किसी भी समस्या को एकदम हड़बड़ी में बिल्कुल जल्दी जल्दी तो आप सोल्व भी नहीं कर सकते, तो नामुमकिन सही है, तो इसका ये भी नहीं होगा। अभी तक 1 नंबर ऑप्शन ठीक सा लग रहा है हमें। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। भाषा अधिगम प्रक्रियायाम अशुद्धया सहजता भवन्ति। ये दोस्तों बिल्कुल इसका सटीक आंसर है, बिल्कुल ठीक इसका आंसर होगा, क्योंकि इसने बोला है कि भाषा अधिगम विषय संज्ञानात्मक पक्ष परिप्रेक्ष्य में दृढ़ क्या है। तो जब भाषा अधिगम होता है तो इसमें दोस्तों बिल्कुल दृढ़ है कि अब जब भाषा कोई अधिगम करता है, भाषा सीखता है, तो वो अशुद्धि करे या फिर अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात है। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी लोग मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें 70 से 80% ना अभी भी जो हिंदी बोलते होंगे उसमें गलती करते होंगे। तो आप इस लेवल पे आके भी गलती करते हैं तो दोस्तों तो बहुत बड़ी बात है कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं वो तो गलती करेंगे। तो भाषा अधिगम में गलती होगी, ये तो बिल्कुल निश्चित होता है, और ये हर कोई करेगा, शायद से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि जो गलती ना करे। तो बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ बात आपको ध्यान रखनी, जब भी आप भाषा अधिगम करा रहे हैं तो उसमें गलती होना तो बहुत बिल्कुल वो है, स्वाभाविक सी बात है, और गलती करके इंसान सीखता है। ठीक है, आप किसी भी पेडागोजी का है तो अगर जहाँ गलती करके सीखने की बात है, ठीक है, या फिर नैतिकता या खुद से करने की सीखने की बात है, तो वो सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक होते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल ठीक है, भाषा अधिगम में गलती हो, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थिनां कार्य निष्पादन दुर्बलतया कारणम ज्ञातुम शिक्षिका एकस्या परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति सा परीक्षा कथ्यते। तो ये बोलती है कि विद्यार्थी कार्य निष्पादन, ठीक है, मतलब कोई भी कार्य अगर जो विद्यार्थी कर रहे हैं तो वो दुर्बल है उसमें, कमज़ोर है उसमें। ठीक है, तो इसका कारण जानने के लिए शिक्षिका उनके सामने एक परीक्षा ले रही है उनकी, तो उनकी कमजोरी को जानने के लिए, उनकी कमजोरी का कारण जानने के लिए शिक्षिका उनसे एक परीक्षा ले रही है छात्रों से। तो क्या कर रही है, कारण क्यों जाना जाता है किसी भी समस्या का कारण शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, किसी भी समस्या का कारण जब भी जाना जाता है जब कि उसका निदान करना हो। ठीक है, किसी भी समस्या को अगर आपको सोल्व करना होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा, तो सबसे पहले उसका कारण जानना होगा, और कारण जानने के बाद ही उसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो निदान करना होगा ना कारण का में, तो ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका निदानात्मक परीक्षा बिल्कुल ठीक है। दक्षता योगात्मक उपलब्धि नहीं, इसका निदानात्मक ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कारण जब भी जाना जाता है जब किसी समस्या का निदान करना हो। तो 108 का आपने देख लिया, 109 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठकक्षायाः शिक्षिका अवगच्छति यत्र छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति इति अनन्तरं सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनां कृत्वा तां नियोजति एवं प्रकार परीक्षा कथ्यते। अब दोस्तों यहाँ पे ये बोलते कि भाषा परीक्षा है, ठीक है, भाषा परीक्षा की उत्तराणी मतलब कोई किसी शिक्षिका ने कोई भाषा ली, वो मतलब कोई परीक्षा ली होगी अभ्यर्थियों से या विद्यार्थियों से। ठीक है, भाषा शिक्षण जब वो भाषा पढ़ा रही थी तो कोई परीक्षा ली होगी, तो जो उस परीक्षा में जो छात्रों ने उत्तर लिख रखे थे तो उन्हें देखकर जो छठी कक्षा, आज छठी कक्षा की बात हो रही है, ठीक है, तो छठी कक्षा की शिक्षिका ये सोचती है कि छात्रों का प्रदर्शन है जो मतलब जो उसने अपेक्षा करी थी, मतलब जो उसने चाहा था कि इस तरह के आंसर छात्र करेंगे, इस लेवल तक के आंसर छात्र कर देंगे, उस तरह के उन्होंने आंसर नहीं करे, तो वो क्या करते, दोबारा से बच्चों की परीक्षा लेती है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों वही आपका निदानात्मक ही हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी समस्या हो गई ना बच्चों को, जो एक शिक्षिका छठी क्लास की जो अध्यापिका थी उसने सोचा था कि इस लेवल के बच्चे आंसर करेंगे या फिर इतना आंसर तो करेंगे बच्चे, लेकिन उतना जितना उसने चाहा था उतना स्कोर बच्चों ने, स्कोर से मेरा तात्पर्य उतना बच्चों ने नहीं आंसर कर पाए उनका क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसकी दोबारा से परीक्षा ले रही है, तो निदान के लिए तो ले रही है जिससे जो समस्या हुई है वो ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, इसका ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से बता दोस्तों, इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे पूरी की पूरी लैंग्वेज पेडागोजी का, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। जैसे योगात्मक परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, निदानात्मक के अंदर कौन से, संचयात्मक कौन से, रचनात्मक में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा बात कर लेंगे उसमें।
अभी केवल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। 110 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। काचित् भाषा शिक्षिका एकां कक्षां पाठयित्वा स्वदयानन्दिन्यां लिखति छात्रेभ्यः भाषा क्रीडा बहु आरोचत। ते तस्यां क्रीडायां सक्रियभागं गृहीतवन्तः, परन्तु तृतीयः समूह अपेक्षितं प्रतिफलं न प्राप्तवान्। एतत् उदाहरणम् अस्ति तस्याः। तो इधर सिंपल आप इसकी हिंदी कर लोगे, ठीक है। कोई भाषा शिक्षिका है, मतलब भाषा पढ़ाने वाली कोई अध्यापिका है, उसने एक कक्षा में एकाम कक्षा में पाठित्वा मतलब एक कक्षा को पढ़ाकर अपनी जो दयानंदिनी या फिर जो भी उसका डायरी आप बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में से जो डायरी उसमें लिखती है, खुद की डायरी में लिखती है कि जो छात्र हैं भाषा क्रीड़ा उसने कोई करवाई होगी, ठीक है। तो भाषा क्रीड़ा जैसे कि आप जानते हैं गिनती वगैरह सिखाते हैं या विलोम शब्द या स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी भी तरह के सिखाते, तो अगर किसी को भी अगर छात्रों को भाषा क्रीड़ा मतलब खेल के द्वारा सिखाया जाए तो जल्दी सीखते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसी तरह से उसने कुछ कोशिश करी, तो भाषा क्रीड़ा के द्वारा सिखाया था, ठीक है। तो उसमें उसने क्या पाया कि सब बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे उसमें, ठीक है, सब ने एक्टिव होके उसमें पार्टिसिपेट किया उस खेल में जो भी उसने प्ले करवाया था सिखाने के लिए। लेकिन जो उसका जो ग्रुप उसने डिवाइड करे थे, जो उसमें तीसरा ग्रुप था, वो जितनी उसने अपेक्षा करी थी या फिर जितने और जो छात्र थे जितना उन्होंने फल प्राप्त किया उतना जितनी उसे उम्मीद थी तृतीय उतना नहीं कर पाया, मतलब तृतीय जो समूह था वो कमज़ोर था, ठीक है। तो ऐसा उसने किस में लिखा है, अपनी दयानंदिनी में लिखा है, अपनी डायरी में लिखा है। तो दोस्तों इसका तो यही हो सकता है, ठीक है। तो एक इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। उपाख्यानात्मक वृत्तस्य रिकॉर्ड, नहीं दोस्तों ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखा उसने, ठीक है। जैसे अटेंडेंस वगैरह का रिकॉर्ड रख लिया, फिर किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड रख लिया, तो इस तरह का तो कोई रिकॉर्ड तो रखा नहीं जो किसी के सामने उसे प्रस्तुत करना होगा निश्चित रूप से। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। उसने खुद की यहाँ लिखा है ना, स्वदयानंदिनी में लिखा है, खुद की डायरी में लिखा है उसने, ठीक है। दैनंदिनियाम, हाँ ठीक है। ये दोस्तों वही होती है जो दिन का जो भी लिखा होता है, मतलब एक दैनिक रूप में एक दिन में जो भी छात्र एक्टिविटीज़ करते हैं सबका सब उसमें लिखना होता है, ठीक है। ये सारे टीचर से नहीं करते, लेकिन ये वाली चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो दिन में जो एक दिन में जितना भी करा तो उसमें लिखना होता है, तो उसमें उसने लिखा था, ठीक है। तो कोई ये रिकॉर्ड तो रखा नहीं उसने, ठीक है। प्रावर्तक चिंतन से, ठीक है। निरीक्षण से, आकलन से, देखिए दोस्तों निरीक्षण और आकलन ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है। ये उसमें पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आकलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निरीक्षण भी इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ेंगे जब इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो आपका प्रावर्तक चिंतन से ही है, क्योंकि दोस्तों वो विचार कर रही है ना उस पर, एक तरह से विचार कर रही है, चिंतन कर रही है वो कि भाई जो तीसरा समूह है ना, क्योंकि खुद की डायरी में लिख रही है तो उसने विचार ही कर रहा है, मतलब कि उसमें जो तीसरा समूह है जो जितना उसे मतलब जो उसने अपेक्षा रखी थी या फिर जितना जो नॉर्मल जो और अभ्यर्थी थे जितना उन्होंने फल प्राप्त किया उस जो उसमें जितना सीखे बच्चे उतना जो तीसरा समूह था वो नहीं सीख पाया, ठीक है। तो एक तरह से विचार ही कर रही है वो, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अभी शायद से दोस्तों आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि जब हम इसमें डिटेल में सारी चीज़ चर्चा कर लेंगे, जो उपाख्यानात्मक वृत्त क्या होता है, मतलब निरीक्षण क्या होता है, आकलन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कर लेंगे, फिर आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकः प्रभावी भाषा शिक्षक, यहाँ पूछा है जो एक प्रभावी पूर्ण जो भाषा शिक्षक है वो क्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यपुस्तकस्य उपयोगम करिष्यति तथैव पाठ्यपुस्तकात् बहिरपि गमिष्यति, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तेषां प्रश्नपत्राणां निर्माणं करिष्यन्ति, ओके, यानी धारितानि एव सन्ति। ये बोल रहे हैं कि एक तो देखो स्टार्टिंग में इसने बोला है कि जो एक भाषा जो प्रभावी भाषा शिक्षक है, मतलब जो एक अच्छा भाषा शिक्षक है। देखो शिक्षक 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे और एक ज़्यादा अच्छे बोल सकते हैं। शिक्षक को गंदा तो हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ प्रभावी बोला है जो प्रभावी भाषा शिक्षक है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें बोला इन्होंने पाठ्यपुस्तक से उपयोगम करिष्यति, ठीक है, पाठ्यपुस्तक का उपयोग करता है। तथैव पाठ्यपुस्तकात् बहिरपि गमिष्यति, ठीक है। तो पढ़ाते समय वो पाठ्यपुस्तक का तो उपयोग करता है, और उस पाठ्यपुस्तक मतलब ये नहीं कि जो सिलेबस निर्धारित है जो पाठ्यपुस्तक उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, उससे बाहर ही नहीं जा रहा है, अन्य विषयों पे नहीं जा रहा है वो, ठीक है। जैसे कि इधर आपने स्टार्टिंग में देखा था ना क्वेश्चन ये वाला, ये वाला कि अन्य विषय पे भी जा रहा है ना, उदाहरण दे रहा है जो इसमें सामाजिक विज्ञान से दे रहा है, विज्ञान से दे रहा है, ठीक है। तो ये बाउंडेशन कोई नहीं होती कि आप एक ही जिस विषय को पढ़ा रहे हैं केवल उस पर ही पढ़ाओ, तो बाहर जा सकता है वो, ठीक है। तो ये ठीक आंसर। अगला और देख लेते हैं अभी। तेषां प्रश्नपत्राणां निर्माणं करिष्यन्ति, यानी अब ये बोल रहे हैं कि प्रश्न पत्रों का निर्माण करता है केवल उन्हीं प्रश्न जो कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित है,
ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, निर्धारित पाठ्य पुस्तकाद बही न गमिष्यति। अब ये दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई बाउंडेशन है, जैसे मैंने बताया कि इस तरह की कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आप अपने पाठ्य पुस्तक से बाहर नहीं जा सकते। आपको छात्रों को सिखाना होता है, छात्रों को अधिगम कराना होता है, चाहे आप किसी भी विधि में करा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप बाहर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट जब भी लेंगे जब दोस्तों जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे रोमांचक या फिर मनोरंजक बनाया जाएगा। और मनोरंजक जब भी बनाया जाएगा जब विषय से बाहर जाएंगे आप। अब ये नहीं कि सारा का सारा आप बाहर से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये तो बस एक सहायक रूप से ले सकते हैं, आप थोड़ा सा विषय से बाहर चले गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें सरलतया अधिगम हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों इसमें नया वर्ड भी आ गया। अब मैं अभी आपको स्टार्टिंग बताया था कुछ ऐसे वर्ड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि, क्योंकि अभी एक वीडियो में तो सब कुछ कवर नहीं कर सकते, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो इसलिए कुछ ऐसे वर्ड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप जहाँ भी दिख जाए आपको आंख बंद करके उसे छोड़ देना। वो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी पैडागोजी वाले सेक्शन में, चाहे हम लैंग्वेज पैडागोजी की बात करें या फिर जो आपको स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलती है 30 नंबर की पैडागोजी, CDP जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, जो 30 नंबर का आपका पोर्शन है उसमें। ठीक है, तो वो आपको करनी नहीं है। अगला देख लेते हैं, जैसे इधर ना आ गया, पाठ्य पुस्तक से समस्त प्रश्नानाम उत्तराणी छात्रान अधिगम्यति। मतलब जो पाठ्य पुस्तक है उनके सभी उत्तरों को छात्रों को सिखाता है। नहीं, ये भी गलत। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, एक प्रभावी भाषा शिक्षक। तो दोस्तों जो चारों ऑप्शन देखोगे इसमें ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी एक भाषा शिक्षक जरूर कर सकता है, ये तो देखो कोई नहीं करेगा, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अब ये जो 3 चीज़ें भाषा शिक्षक एक बार के लिए कर लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, एक प्रभावी, एक अच्छा भाषा शिक्षक क्या करेगा इसमें, तो अच्छा भाषा शिक्षक तो भाई यही करेगा, पाठ्य पुस्तक का तो प्रयोग करेगा ही करेगा वो। तत्पश्चात क्या करेगा वो, पाठ्य पुस्तकाद बाहरी, मतलब उस पाठ्य पुस्तक से बाहर भी जाएगा अगर किसी बच्चों को भाषा अधिगम करा रहा है वो। ठीक है, भाषा पढ़ा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला देख लेते हैं, भाषा अधिगमार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। अब ये देखिए दोस्तों, इधर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ लिया, मतलब भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है ये बोला है इसने बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको 4 ऑप्शंस बिल्कुल ठीक लगेंगे, लेकिन इसमें आपको ये बताना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, अतिरिक्त पठन सामग्री, बाल साहित्यम, अभ्यास प्रपत्रम, अभ्यास प्रपत्रम, पाठ्य पुस्तकम। चारों ही चीज़ लगेंगी, लेकिन दोस्तों जो इसका ठीक आंसर होगा मेरे हिसाब से बाल साहित्य होगा। देखो मैं दोबारा बता दूं, ठीक है, चारों ही चीज़ें आपको सही लगेंगी इसमें, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 बाल साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अब बाल साहित्य पढ़ाएंगे, उसमें पाठ्य पुस्तक भी आ जाएगी, आपकी सारी चीज़ आ जाएंगी उसमें। ठीक है, बाल साहित्य वगैरह में। और ऊपर से दोस्तों बाल साहित्य इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं बाल साहित्य को, हद से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों को बूढ़ों के बारे में बताओगे तो शायद से सारे बच्चे इंटरेस्ट ना ले पाए, लेकिन उन्हीं के बारे में बताओगे, बच्चों को बच्चों के साहित्य के बारे में पढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। ठीक है, और उनसे जो भी आप साहित्य पढ़ा रहे हो उनसे अपने आप को जोड़ के भी देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे मतलब सक्रिय रूप से एक्टिव रहते हैं आपकी कक्षा में बच्चे, अगर आप बाल साहित्य पढ़ा रहे हो तो। ठीक है, अगर आपका शिक्षण प्रभावी है, अगर आप देखो बोरिंग पढ़ा रही हैं दो अलग बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी भी कक्षा में बाल साहित्य पढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम चांस रहेंगे दोस्तों जो आपके समक्ष जो भी विद्यार्थी होंगे वो सारे के सारे एक्टिव होंगे और अच्छे से आपको सुन रहे होंगे। अब दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो लैंग्वेज 2 की जो आपका जो भाषा शिक्षण है ये शायद से मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, तो इसमें जो आपको पैडागोजी वाला सेक्शन है आपको माइंड में ये बिठा के चलना है कि आपके समक्ष 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं। ये मत सोचना कि पहली से लेकर 5वीं तक के आपके सामने बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं सोचना आपको। ठीक है, अगर पेपर 2 में आपने कोई सी भी लैंग्वेज लिया, फिर आप किसी भी तरह की पैडागोजी देखते हैं पेपर 2 में, तो ये मान के चलो 6ठी से ऊपर के बच्चे हैं आपके सामने, उनके हिसाब से आपको चिंतन करना है। और आपने जब बीएड वगैरह करी होगी, जब भी आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड में जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया 6th 7th 8th क्लास जिसको भी आपने पढ़ाया है, तो जो भी आपने वहाँ जो भी अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव को इस पैडागोजी से रिलेट करके जब आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाल साहित्य एकदम बिल्कुल इसका सटीक आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किम विद्यार्थीषु सर्जनशीलताम प्रोत्साहयिष्यति। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो विद्यार्थी की सृजनशीलता है उसे किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है, मतलब जो विद्यार्थी क्रिएटिविटी है किस तरह से उसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसके सामने आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो स्वानुभव अनुसारम स्वतंत्रतया लेखितुम अवसर प्रदानम, ठीक है भाई। नैतिक कथनाम पठनार्थम लेखनार्थम च छात्रेभ्यः निर्देशः, ओके। अधिगमे रुचि जनयितुम छात्रेभ्यः निर्देशः। अगला है परीक्षायाम उत्तम गुणान प्राप्तुम विद्यार्थिभ्यः विशेष प्रशिक्षणम।
तो ये देखिए दोस्तों, इधर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल आप आंख बंद करके सटीक लगा सकते हैं, उनका आंसर 90 से 95% चांस होते हैं कि आपका आंसर सही निकल जाएगा। तो इधर ये देखिए दोस्तों, यही चीज़ है अवसर प्रदानम, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इसे डिटेल में देखें तो अब ये देखिए इधर दोस्तों, अगर किसी की क्रिएटिविटी को, ठीक है, तो किसी की सृजनशीलता को अगर आपको प्रोत्साहित करना है तो उसके लिए सिंपल है भाई, क्रिएटिविटी क्या होती है, जो उस छात्र के अंदर खुद से होती है, किसी के द्वारा नहीं लाई जा सकती क्रिएटिविटी किसी के अंदर, वो छात्र के खुद का गुण होता है वो क्रिएटिविटी, ठीक है। तो खुद का गुण किस तरह से आप जान पाएंगे शिक्षक एक, तो उसे जब भी तो जान पाएगा जब उसे अवसर प्रदान करेगा। और अवसर भी कैसा प्रदान करना है, उसे दोस्तों स्वतंत्र छोड़ देना, मतलब खुला छोड़ देना है, जो जिस तरह से जो करना चाह रहा है वो करेगा। इससे क्या होगा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उसे जो करना है, शिक्षण के क्षेत्र में, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो शिक्षक है उससे उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो सृजनशीलता उसके बारे में भी शिक्षक जान पाएगा, ठीक है, और उससे अपनी क्रिएटिविटी में निखार भी ला पाएगा। तो जब भी संभव हो पाएगा जब छात्र को खुला छोड़ा जाएगा, और उसे खुला छोड़ने के बाद जो भी कुछ कर रहा है इस तरह के उसे अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। जो भी वो चाहता है, फिर जो जिस भी क्रिएटिविटी में किसी भी रूप से किसी भी तरह की सहायता चाहता है तो उसमें इस तरह का क्रिएटिव को निखारने को उसे अवसर प्रदान करना है। बाकी किसी तरह की सहायता चाहता है तो उसमें शिक्षक को उसे सहायता भी प्रदान कर देनी पड़ेगी, मतलब, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हो सकते हैं किसी भी मतलब स्टूडेंट की बात करें, किसी की भी बात करें, मगर किसी की क्रिएटिविटी को निखार लाना है, उसे प्रोत्साहित करना है, तो दोस्तों उसे खुला छोड़ना, और खुला छोड़ने के बाद उसे अवसर प्रदान करने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं 114, भाषा है मनम प्रतिचित्रणम नाम। तो माइंड मैपिंग दोस्तों क्या होता है, बेसिकली जो आपके विचार वगैरह होते हैं तो उसको एक नक्शे में तैयार, मतलब एक अपने माइंड में एक नक्शा तैयार करना होता है जिसमें आपके विचार वगैरह होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, कथागतया कवितागतया भूमि मानचित्रंग, नहीं भाई, एकस्य साहित्य कार्यस्य कार्ययोजना तथा तस्य निवेदनम कर्तुम छात्रेभ्यः निर्देशः, नहीं ये भी नहीं, ठीक है। नूतन विचाराणाम बोधनार्थम सृजनार्थम तथा च तेषां संबंध स्थापनार्थम छात्रेभ्यः अवसर प्रदानम, ये देखो इसका बिल्कुल ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकस्यम, नहीं ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल ठीक है। और इसमें दोस्तों दोबारा से अवसर आ गया, ठीक है, तो अवसर आपका बिल्कुल ठीक होगा आंसर। और दूसरी बात है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया, माइंड मैपिंग बेसिकली क्या होता है, जो उसके विचार होते हैं उसके माइंड में एक नक्शा तैयार होता है उसके विचारों को लेकर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 3 ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेखन कौशल विकास कर्मे किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण में दोस्तों वही होता है, आपको 4 ऑप्शन ठीक लेंगे, लेकिन जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तन्याः प्रयोगः ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है प्रदत्त संवादानां प्रयोगेण सह लेखनम निर्देशानां पालनम च, ठीक है। तीसरा है लेखने भवतां मतानां विचाराणां अनुभवानां च अभिव्यक्ति। चौथा है सुंदर हस्ताक्षरैः लेखनम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेखन कौशल विकास कर में, मतलब लेखन कौशल एक तरह से क्या होता है, लेखन क्या होता है एक तरह से, तो लेखन यही है दोस्तों, जो छात्र या फिर जो भी विद्यार्थी होते हैं वो अपने विचारों को या फिर उनके जो अनुभव है उसे शब्दों का रूप दे सकें या फिर उसको अभिव्यक्त कर सकें। एक तो वो बोल के अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को और अपने भावों को, अनुभवों को, और दूसरा दोस्तों वो लिखित रूप में कर सकते हैं, ठीक है, शब्दों का रूप दे के उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। उसका लेखन की बात हो रही है ना, लेखन कौशल विकास कर में, तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर 3 लेखन भवतां मतानां विचाराणाम अनुभवानाम च अभिव्यक्ति, ठीक है। अपने विचारों और अनुभव की अभिव्यक्ति करता है, मतलब मत की, विचारों की, अनुभव की अभिव्यक्ति करता है कौन, छात्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ठीक है 3, इसका 3 बिल्कुल ठीक आंसर। 116 देख लेते हैं, विद्यार्थिनः आनंदार्थम पठनम सामान्य पठन कौशल विकासः च यस्मिन् पठने उद्देश्यम अस्ति तत् पठनम कथ्यते। तो दोस्तों विद्यार्थी अगर आनंद रूप में पढ़ रहा है ना, आनंद से, आनंद के लिए पढ़ता है किसी चीज़ को, तो सामान्य पठन कौशल का विकास, ठीक है, उसका हो रहा है। तो अगर कोई अभ्यर्थी आनंद के लिए पढ़ता है किसी चीज़ को तो व्यापक पठनम ही होता है वो, ठीक है। बाकी हम आगे डिटेल में प्राक पठनम, पश्चात पठनम, गंभीर पठनम, ठीक है, इन पर सब पे डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर है व्यापक पठनम ही होता है, ठीक है। तो आनंद के लिए जो चीज़ पढ़ी जा रहा है अगर विद्यार्थी, तो व्यापक पठनम ही होता है वो, ठीक है, डिटेल में पढ़ता है उस चीज़ को विद्यार्थी। अगला देख लेते हैं 117, कविता पाठन समय किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण। देखिए दोबारा सर्वाधिकम आ गया, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन आपको सही लगेंगे। वैसे दोस्तों ये हर चीज़ में नहीं होगा, लेकिन इस तरह बेसिकली होगा कि आपको 4 इस तरह के पैटर्न तैयार करेंगे जब सर्वाधिक की बात होती है, तो जिसमें आपको 4 ऑप्शन सही लेंगे, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक उसमें बताना है। अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, कविता नाम एकाधिकाः अर्थाः सन्ति, मतलब कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कविता सामाजिक विषयाणाम ऊपरी दृष्टिपातम न करोति, ये गलत बात है। कविता जो होती है आपने देखा वो सामाजिक विषयों के ऊपरी तो निश्चित रूप से दृष्टिपात करती है वो, ठीक है। तो इधर ये इसका नहीं हो सकता आंसर, ये न, और ऊपर से दोस्तों ये देखिए इधर इसमें न भी आ गया, ना नेगेटिव वर्ड आ गया ना इसमें, तो ये नहीं होगा।
ठीक है। और ऊपर से वैसे भी देख रहे हैं कि नहीं भाई कविता तो समाज से जुड़ी हुई होती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, मना करा है इन्होंने। तीसरा क्या है, कविता भावात्मक पक्ष विषयानाम न स्पर्शति, ये भी बिल्कुल गलत बात है। जो कविता है वो आपके भावात्मक पक्ष को निश्चित रूप से स्पर्श करती है, तो लेकिन इन्होंने यहाँ मना कर रखा है, तो ये भी गलत है, मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, प्रत्येक कवितायाः एकम निश्चितः अर्थः अस्ति, तो ये भी गलत बात है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, इसमें बिल्कुल ईजी सा सवाल है, ठीक है। तीनों ऑप्शन से एकदम आपको देखते गलत के गलत लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रतिवेदन लेखन शिक्षण समय शिक्षिका छात्रेभ्यः वृत्तपत्र स्थानी स्थितानि कानिचन प्रतिवेदनानि व्यरत्, प्रतिवेदनं पठितुं तदुपरि स्वटिप्पणीं च लेखितुं सा निर्दिशति, अत्र वृत्तपत्रांशः यः शिक्षिकया व्यवहृत सः कथ्यते। तो देखिए इसमें क्या पूछा है इसने, प्रतिवेदन लेखन शिक्षण समय, ठीक है। प्रतिवेदन लेखन का शिक्षण चल रहा है, उसके समय शिक्षिका क्या करती है कि छात्रों को कुछ प्रतिवेदन दे देती है और उनसे बोलती है कि तुम इन प्रतिवेदनों को पढ़ो और इसके ऊपर अपनी टिप्पणी लिखो, अपनी राय लिखो, ठीक है। तो ऐसा निर्देश देती है, तो इस तरह को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अध्ययन सामग्री, ठीक है भैया, ये अध्ययन सामग्री है आपकी। अगला देख लेते हैं, अध्ययन अध्यापन वस्तु, ठीक है। अध्ययन अध्यापन, ठीक है। ये भी अध्यापन विधि पद्धतिश्च, नहीं ये कोई पद्धति या फिर ये कोई विधि नहीं है। अगला देख लेते हैं, शिक्षण सामग्री, ठीक है भाई, शिक्षण भी है। तो दोस्तों ये अध्ययन भी है और शिक्षण भी है, दोनों चीज़ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ 2 पे तो टिक कर नहीं सकते, तो ये तीसरा क्या, अध्ययन अध्यापन वस्तु, मतलब अध्ययन भी हो रहा है इससे और अध्यापन भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ का मेटेरियल है, दोनों तरह की वस्तुएं हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। इससे शिक्षण भी करा जा रहा है और अध्ययन भी करा जा रहा है। अध्यापन शिक्षण मतलब आपका अध्यापन भी किया जा रहा है और अध्ययन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, 119वां भारतीय कति भाषा परिवार सन्ति, तो भाई इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। भारत में 4 ही भाषा परिवार हैं और ऑप्शन नंबर भी 4 है, तो ठीक है। चत्वारः भारते चत्वारः भाषा परिवारः सन्ति, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कस्मिन् भाषा शिक्षण विधौ मातृभाषायाः प्रयोगः कक्षायां निषिद्धः, मतलब ऐसी कौन सी भाषा शिक्षण विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ विधि हैं, जैसे ऑडियो लिंगुअल विधि हो गई, निमंजन विधि हो गई, नैसर्गिक विधि हो गई और प्रत्यक्ष विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, हम अभी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे इसके बारे में डिटेल है, मतलब जितनी भी विधि होती हैं या फिर जितने भी पठन होते हैं आपके, या फिर जितने भी जो भी पैडागोजी से संबंधित है, लैंग्वेज पैडागोजी से डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर आप उसमें दोस्तों क्या होगा, इनके तो आंसर अच्छे से कर ही दोगे आप, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो अलग से ऑप्शन हो गए ना, उसमें भी आप बता दोगे डिटेल में कि इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में जो मातृभाषा का प्रयोग होता है वह वर्जित होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 120 के 120 मतलब 30 के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और डिटेल के साथ, ठीक है। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें कुछ एक्सप्लेन भी करा है, तो एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों वीडियो तो लंबी होगी। बाकी अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, तो ऐसा तो सभी करते हैं दोस्तों। कुछ ही ऐसे यूट्यूबर्स या फिर कुछ ही ऐसे एजुकेटर्स हैं जो एक्सप्लेन आपको संस्कृत का ये क्वेश्चन पेपर करके दिखाएंगे। तो बाकी जितना मैंने थोड़ा बहुत करा है, बाकी से डिटेल में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो फिर तो दोस्तों एक ही वीडियो 2-3 घंटे की चली जाती, ठीक है। तो डिटेल में आगे कभी तो नहीं, इतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जिस तरह के आप कमेंट मुझे नीचे करेंगे, आपको और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने इतना आपको कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको भविष्य में लगातार मिलती रहेंगी। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।